जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के उस बयान से करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के ओबीसी समाज का जो हक था वो छीनकर मुसलमानों को दिया। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को 30% आरक्षण देने की कांग्रेस की मंशा है। क्या इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी को लगती है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ देश के मुसलमानों के साथ? देखिए, ये दीक्षित जी, ये कोई नई बात तो है नहीं। और अभी जैसा आपने प्रधानमंत्री जी का बताया, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जैसा कि योगी जी ने बोला है, आप ऐसा मानिए कि कांग्रेस इस टाइम इस नतीजे पे पहुंची और इस तरीके से काम कर रही है कि वो देश को दोबारा से अकबर और मुगलों का राज देना चाहती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो कभी होने नहीं देंगे और देश की जनता, देश के 140 करोड़ लोग इस काम को नहीं होने देंगे। आज आप राहुल का बयान सुन लीजिए, चाहे उनके किसी कार्यकर्ता का बयान सुन लीजिए, उनके किसी नेता का बयान सुन लीजिए, 30% तो आरक्षण की बात ये कर्नाटका में कर ही रहे हैं कि 30% आरक्षण देंगे। ये साब का पूरा काट के आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 30% आरक्षण देंगे, मैं कह रहा हूं ये इसे मुगल देश बनाना चाहते हैं। आपको इनकी कोशिश देखिए, इनकी मंशा देखिए कि मुगलों का देश दोबारा से बनाना चाहते हैं। हम लोग नहीं बनने देंगे, आप निश्चित रहिए। पर लेकिन राहुल गांधी तो हमने देखा पिछले चुनावों में मंदिर भी जा रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे, अपना गोत्र बता रहे थे। आप कह रहे हैं नहीं साहब, वो तो हिंदुओं के वजूद को ही खत्म करना चाह रहे हैं, मुस्लिम देश बनाना चाह रहे हैं। आप कैसे ये सीजनल बनते हैं साहब? ये वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जो अब हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोग इनके बेवकूफी में नहीं आएंगे जब तक। आप सोच के देखिए, इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के जो असेट्स हैं, भारत की जो पूरी व्यवस्था है, उस पर पहला मुस्लिमों का अधिकार है। ये तो खुलेआम कहते हैं, मुस्लिमों का नाम लेके कहते हैं। लेकिन भारत की जनता जान रही है ना कि गलती से भी अगर ये भारत में कभी आ गए तो इस देश को दोबारा से मुगलों का देश ये बनाएंगे, दोबारा से देश को गुलामी की तरफ ये ले जाएंगे। ठीक है, आप आज की बात, इनका इतिहास उठा के देखिए आप इनका। ठीक है, आपने चूंकि इतिहास का जिक्र किया तो 1985 तक इस देश में विरासत कानून था, इनहेरिटेंस टैक्स था, जिसको वित्त मंत्री वीपी सिंह थे राजीव गांधी सरकार में, उन्होंने खत्म किया था। उससे पहले 30-35 साल तक वो विरासत टैक्स चल रहा था, जिसका जिक्र अभी हाल ही में सैम पित्रोदा ने किया। और उसके बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हुई कि क्या ये देश की मेजॉरिटी के संसाधनों को छीनकर माइनॉरिटी में, खासकर मुसलमानों में तो नहीं बांटेंगे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। राहुल गांधी कहते हैं कि संपत्ति का सर्वेक्षण होगा, सैम पित्रोदा कहते हैं कि जो इनहेरिटेंस एक्ट है उस पर विचार होना चाहिए। वही इनहेरिटेंस एक्ट कांग्रेस की सरकार 1985 तक इस देश में लागू रख सकी, यानी नजीर है पहले की। आप जो कह रहे हैं, क्या ये सारी बातें भी, ये सारी क्रोनोलॉजी भी उसी तरफ इशारा करती हैं? आप मुझे एक बात बताइए दीक्षित जी, मैं फिर कह रहा हूं, कौन सी नई बात? कौन है सैम पित्रोदा? आप भी जानते हैं, राहुल गांधी के सबसे नजदीक उनके सलाहकार, उनकी पार्टी के नेता, उनके विदेशों में सारे काम, जितने भी उल्टे सीधे काम है, यही देखते हैं। ये इनकी मंशा ही नहीं है, ये सोच नहीं रहे। ये अगर गलती से भी भारत में इनका राज कभी आया तो ये पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों का, पूरे हिंदुओं के लोगों का जमीन जायदाद सब कुछ ये देना चाहते हैं मुस्लिम को। ये तो हमेशा से चाहते हैं। आप 85 की बात छोड़ दीजिए, आज भी इनका मन है कि जितने भी असेट्स हिंदुओं के हों, चाहे उनके घर हो, चाहे उनकी जायदाद हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनका पैसा हो, चाहे उनके अधिकार हो, वो सब कुछ। और मैंने जैसा भी बताया, इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश के असेट्स पे मुस्लिम का अधिकार बनता है। तो ये तो उसे साबित कर रहे हैं अपने भाषण में। ये लोग आज की तारीख में कह रहे हैं अगर गलती से ये भारत में कभी आए तो ये इस एक्ट को लाएंगे, इसे लागू करेंगे और भारत के लोगों की पूरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की, ये मुस्लिम को देने की तैयारी कर रहे हैं साहब। ठीक है, दो तीन बातें हैं इसमें संगीत सोम साहब जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। पहला तो जयराम रमेश ने साफ किया कि साहब हमारा सैम पित्रोदा के बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहीं इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े कानून को लाने की बात नहीं कही है। ये भारतीय जनता पार्टी गैर जरूरी मुद्दे को उठा रही है, बेवजह उठा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि साल 2019 में जो मौजूदा सरकार है वही कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, इस तरीके की खबरें आई थी कि मौजूदा सरकार ही इनहेरिटेंस टैक्स ला सकती है। नहीं लाया गया, वो अलग बात है। यह आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप गैर जरूरी मुद्दों पर पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दीक्षित जी, आप भी जानते हैं
यही भारत की आज सरकार है जिसने 370 खत्म किया है। यही भारत सरकार है जिसने 35 खत्म किया है। यही भारत सरकार है कि जिसने 500 सालों का इंतजार, जो पूरे हिंदू समाज का एक इंतजार था, वो खत्म किया है और राम मंदिर बनाने का काम किया है। क्या इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं और क्या करते हैं आप भी जानते हो। भारत को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रख सकती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, अगर गलती से कभी कांग्रेस या उसके सहयोगियों का राज आता है तो ये देश मुगल देश बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें। आप कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो तो आरोप लगाती हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही दंगे कराते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो या फिर अलग मौके हो। देखिए साहब, ममता बनर्जी क्या कहती हैं आप भी जानते हो। ममता बनर्जी बंगाल में क्या करती हैं आप भी जानते हो। बंगाल के बॉर्डर आज किस तरीके से असुरक्षित हैं ये भी आप जानते हैं। ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की करती हैं। वो अगर वहां झांकी, मां की झांकी निकलती है तो उस पर बैन लगा देती हैं। वो मस्जिदों के मौलवियों को पैसे देने का काम करती हैं। वो मस्जिदों में पैसा देने का काम करती हैं। उनकी छोड़ दीजिए, वो तो एक तरफा उन्होंने एक तरीके से, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो तो उन्होंने तो पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने का काम किया है। किसकी बात आप कर रहे हैं? कहां ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी, ममता बनर्जी के विचार आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो ऐसा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इस वक्त आश्वस्त है। वो ये मानकर चल रही है कि देखिए जो तमाम भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं वो हमारे साथ हैं, हमारा इंडिया गठबंधन बन चुका है और हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको रोक देंगे। आप एक जान लीजिएगा, पिछली बार कितनी सीट थी? 40 सीट थी मेरे ख्याल से कांग्रेस जी, की। लगभग 50 तो नहीं थी ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितनी बार पिछली बार थी 10 सीटें उनमें से भी घटा दीजिएगा उनकी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 10 सीटें उनमें से घटा दीजिएगा। और ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं ये ठग बंधन है। ये एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का गठबंधन है। ये उन लोगों का गठबंधन है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों का गठबंधन है जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये उन लोगों का गठबंधन है जो देश को मुगल देश बनाना चाहते हैं। ये भारत की जनता किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को पास नहीं होने देगी। इनके मंसूबे फेल करेगी और इनके मंसूबों पे पानी फेरेगी। ये किसी भी कीमत पे पूरा ठगबंधन चाहे जितनी तैयारी कर ले, ये जितनी सीटें पिछली बार थी उसके आसपास भी नहीं आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके भारत में फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएगी और इस देश को विकसित देश बनाने का काम करेगी। आप बार बार मुगल देश के नाम पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो तो उल्टा आप पर ही आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए माहौल को सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है। हर चुनावी रैली में अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर का जिक्र किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। माहौल को सांप्रदायिक करने का, माहौल को बिगाड़ने का आरोप तो बीजेपी के नेताओं पर विपक्ष लगा रहा है। हमारे तो घोषणा पत्र में शुरू से लिखा हुआ है साहब कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाने का काम करेंगे। हमने तो लोगों से वोट मांगी थी इसी नाम पे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम 35 हटाएंगे, हम 3 तलाक खत्म करेंगे। ये तो हमने तो इसी नाम पे वोट मांगा है साहब, देश के विकास पे वोट मांगा है हमने कब इस तरीके से, हम तो कभी छुपा के काम नहीं किया ना। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो संभव था राम मंदिर बनने का, नहीं तो आप निश्चित समझ लेना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राम मंदिर नहीं बनने देते ये लोग। ये 500 साल का इस देश के हिंदुओं का जो भावना थी उसे खत्म करने का काम करते। राम मंदिर छोड़िए, ये गांव-गांव में क्या करते आप भी जानते हैं इस तरीके से। एक पक्ष है जिसको ऐसा लगता है कि बीते 10 साल में मोदी सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आस्था, संस्कृति, सभ्यता को पुनर्जीवित किया है। क्या आपको भी लगता है वाकई ऐसा हुआ है और क्या इसका वाकई 2024 के चुनाव में आपको फायदा होगा? देखिए साहब, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सांस्कृतिक विरासत बची रहे, हमारा देश धार्मिक, ये भारत धर्म का देश है, धार्मिक देश है, ये बचा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रहती है। और हम इस पे चुनाव का फायदा होगा नुकसान होगा उस पे काम नहीं करते। हम चुनाव तो अगर बीच में आए हैं, पब्लिक के बीच में लड़ने जाते हैं तो हम देश के लॉ एंड ऑर्डर पे जाते हैं, हम प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे जाते हैं, हम देश को में क्या विकास कार्य हुए उन पे जाते हैं। देश ने दुनिया में
जो अपना स्थान 11वें स्थान से टॉप 5 में आए हैं, हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चुनाव जब लड़ने जाते हैं तो हम इस बात पर लड़ते हैं कि आने वाले 5 साल में हम इस देश को विकसित देश बनाएंगे, इस पे चुनाव लड़ते हैं। ये विपक्षी भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। लेकिन संगीत सोम साहब, जो आप बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास पर आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस वक्त जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो तो हिंदू मुसलमान दो अलग अलग मजहबों में बटा हुआ नजर आ रहा है। फिर ये कौन कर रहा है? तो ये हम नहीं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी से पूछिए, ये अखिलेश यादव से पूछिए, ये सैम पित्रोदा से पूछिए, ये जाके लालू यादव से और उनके बेटे से पूछिए, ये ममता बनर्जी से पूछिए, ये ओवैसी से पूछिए। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हिंदू मुसलमान तो वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। तो राम मंदिर का जिक्र बार बार करना, आप कह रहे हैं कि तो आस्था की बात है, इसको वोट से राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। नहीं, इसकी वोट की राजनीति से क्या मतलब है? राम मंदिर बनाए तो 500 साल का देश के जो हिंदू समाज है उनका जो अपने, देखिए इस धरती पे जो आया, जिस जीव ने जन्म लिया, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि क्या मैं अपने जीवन में कभी राम मंदिर बनते हुए देख पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो जो लोगों की ये इच्छा पूरी हुई है और देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं हमारे लिए, हमारी आस्थाओं का विषय और देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का विषय है, ना कि ये किसी एक व्यक्ति का विषय हो। ठीक है, आपने कहा कि आस्था की बात है, लेकिन कुछ और बातें जिनको लेकर आपने इच्छा जताई, आपको कहीं अफसोस होता है कि आपकी वो जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई? जैसे मुझे आपका बहुत पुराना एक बयान याद आ रहा है जिसमें आपने कहा कि ताजमहल को इतिहास में जगह ना दी जाए। अज़दुद्दीन ओवैसी ने आपके इस बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि ताजमहल ही क्यों साहब, लाल किला भी हटवा दीजिए फिर इतिहास से, जहां पर लाल तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन आपकी जो इच्छा थी, आपको लगता है कहीं अधूरी रह गई? देखिए, कोई इच्छा अधूरी ना रही है ना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे जो एजेंडे में काम है वो 100% पूरे होंगे। जो इस बार बचे हैं वो अगली बार होंगे, आप निश्चित समझिए होंगे पूरे सब। तो ताजमहल को लेकर आप क्या चाहते हैं जो अगले 5 साल में हो? आप अभी चुनाव की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताजमहल अभी छोड़ दीजिए, अभी ताजमहल को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ताजमहल को छोड़ देता हूं, काशी पर आ जाता हूं। आपका एक और बयान था, उसमें आपने कहा कि 1992 में बाबरी के बाद अब 22 में ज्ञानवापी की बारी है। अब तो 24 चल रहा है सर। ये देश के 120 करोड़ हिंदुओं की भावना है। 120 करोड़ देश का हिंदू चाहता है कि देश का जो स्वरूप हुआ करता था अब से 500 साल पहले, मुगलों के राज से पहले जो देश का स्वरूप हुआ करता था, वो दोबारा से होना चाहिए। और देश आज उस तरफ बढ़ रहा है, क्यों नहीं बनना चाहिए? ज्ञानव्यापी क्यों नहीं जानी चाहिए? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देश के 120 करोड़ हिंदुओं की भावना नहीं समझ रहे हैं? क्या वहां मंदिर नहीं था? क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई? लेकिन संगीत सोम क्या जब बाबरी से क्या आज भी नींव मंदिर की है, स्ट्रक्चर मंदिर का है और गुम्बद रखा के मस्जिद बना दी गई? संगीत सोम जब 92 की बाबरी का जिक्र करते हैं ज्ञानवापी से जोड़ते हुए, तो क्या वो विध्वंस की बात करते हैं? क्या वो ढांचे को ढहाने की बात करते हैं? कोई विध्वंस की बात नहीं करते। हम 120 करोड़ देश के हिंदुओं की बात करते हैं और उनकी भावनाओं को प्रकट करते हैं। मैं आपके सामने जो बात रखता हूं वो देश के 120 करोड़ हिंदुओं की बात रखता हूं। ठीक है, लेकिन आप अज़दुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहे हैं। वो और उनके जो तमाम सहयोगी हैं वो तो संगीत सोम पर हमला करते हैं कि साहब देखिए, संगीत सोम के बीते 10 साल के 15 साल के आप बयान निकाल लीजिए, हमेशा समाज को बांटने वाले बयान उन्होंने दिए हैं। चाहे वो ज्ञानवापी की बात हो, मुसलमानों की बात हो, ताजमहल की बात हो या और तमाम मुद्दों का जिक्र हो। क्यों संगीत सोम समाज को बांटते हैं? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे। देश का बंटवारा किसी और विचार पे नहीं हुआ था, ये धार्मिक विचार पे हुआ था कि उधर जाएंगे तो उधर मुस्लिम रहेंगे, इधर हिंदू रहेंगे। लेकिन हमारे कुछ राजनेताओं ने, हमारे देश के कुछ लोगों ने इसे दूसरे तरीके से मोड़ दिया और जिस तरीके का एक माहौल देश में बना गया आपने देखा होगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी की अगर आप बात करते हैं तो आज भी असदुद्दीन ओवैसी देश पे पाकिस्तान की इच्छाओं को थोपने का काम करते हैं। आज भी वो देश में वो चीज करते हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लगती है। आज भी वो करते हैं कि जो
देश के 120 करोड़ हिंदुओं को नहीं अच्छी लगती, आज भी देश में वो काम करते हैं। ओवैसी जैसे लोग देश का बंटवारा करने का काम करते हैं। ओवैसी जैसे लोग लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हैदराबाद में आप देखना कि वहां के लोग ओवैसी को औकात बताने का काम करेंगे और लाखों वोटों से हराकर उनकी जो ये इच्छाएं हैं वो पूरी होने से रोकने का काम करेंगे। हालांकि 40 साल से उनके परिवार का कब्जा है हैदराबाद की सीट पर। इस बार बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है, लेकिन आपकी जो इच्छा है हो सकता है कि उसमें थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद की सीट पर अजदुद्दीन ओवैसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हुए अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूं ना, असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, इन सब पार्टियों का एजेंडा एक ही है कि असदुद्दीन जैसे, ओवैसी जैसे लोग, इन्हें आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों में बंटवारा किया जाए और देश के एक वर्ग का वोट पाया जाए। मैं फिर कहता हूं, उन्हें देश के मुस्लिम की चिंता रहती है, देश के हिंदू की चिंता इन लोगों ने कभी नहीं की है। अगर देश के हिंदू की यह चिंता करते तो आज देश जिस स्थिति में है, जो आज जिस स्थिति में है, अब से 50 साल पहले आ जाना चाहिए था। देश 50 साल पीछे फेंका इन लोगों ने। ठीक है, आपने कहा कि हिंदुओं की चिंता नहीं हो पाई, लेकिन संगीत सोम साहब, हमने गुजरात में देखा, राजस्थान में देखा और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में देखा, जो ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, वो सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते आए, पंचायत करते नजर आए। क्या संगीत सोम को क्षत्रियों की, ठाकुरों की चिंता है या बिल्कुल नहीं है? नहीं, देखिए, पहली बात तो एक बात सुन लीजिए, आपका यह कहना गलत है कि संगीत सोम को ठाकुरों की, क्षत्रियों की चिंता है या नहीं है। वो चिंता हमेशा रहती है और रहेगी भी। एक तो आप ये समझ लीजिएगा, मुझे देश के प्रत्येक हिंदू की चिंता रहती है। और अगर आप क्षत्रिय की बात करेंगे तो क्षत्रिय की बहन बेटियों ने हमारे आप पुरुषों की छोड़ दीजिए, महापुरुषों की छोड़ दीजिए, हमारी तो बहन बेटियों ने भी इस देश को बचाने के लिए सड़कों पे उतरकर लड़ाई लड़ी हैं, सड़कों पे जोहर किया है, अपनी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए जोहर किया है। लाखों हमारी बहन बेटियों ने आग के कुंड में जाके समाधि ले ली है, पानी में समाधि ले ली है, लेकिन अस्मिता के साथ कभी समझौता नहीं होने दिया। आज भी लेकिन संगीत सोम साहब, मैं जो आप कह रहे हैं इतिहास की तथ्यपरक बात है, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन आज क्षत्रिय नाराज क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरीके का बयान दिया, क्षत्रिय समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्षत्रिय समाज किसी कीमत पे भी, ये हो सकता है कि क्षत्रिय समाज में नाराजगी हो, लेकिन नाराजगी के बाद भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे देश की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए, जिससे देश के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। देश का प्रत्येक क्षत्रिय आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देगा। तो ये जो सारी पंचायतें उत्तर प्रदेश में भी हुई पहले चरण के पहले, जिसमें उन क्षत्रियों ने अपनी पंचायतों में कसम खाई कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो क्या था? सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध था, कहने के लिए सब कह रहे थे? आप निश्चित समझिए, वो पंचायतें हुई हैं, लोगों के बीच में हम लोग गए हैं, हम लोगों ने जाके अपनी बात रखी है, उन्हें समझाया है, तो लोग समझ गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी संगीत सोम साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रवार अगर बीजेपी को हुआ था तो वो वेस्टर्न यूपी में ही हुआ था। पहले चरण के वोट डाले जा चुके हैं, दूसरे चरण का वोट डाला जाना है। क्षत्रिय कम्युनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या आपको नहीं लगता कि 24 में भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बाद, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? मैं दीक्षित जी आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में इस बार 400 पार होंगी। आप लिख लेना, 400 पार होंगी। और उत्तर प्रदेश में भी हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, कोई सीट हम हारने नहीं जा रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए, जमीन पर सर्वे क्या है, हम कोई सीट नहीं आ रहे हैं, हम सब सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं होगा। ये संगीत सोम साहब का यू टर्न है क्या? सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए। बोलिए। क्षत्रिय राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर क्षत्रिय ने सब कुछ कुर्बान किया है। हजारों लाखों हेक्टेयर अपनी जमीनें दान की हैं, हजारों किले हमने दान किए हैं, हजारों हमने अपने असेट्स देश को अखंड देश बनाने के लिए दिए हैं। सहमत हूं। आज भी क्षत्रिय, लेकिन ये संगीत सोम का यू टर्न तो नहीं है? वही संगीत सोम जो अब तक संजीव बालियान के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे वोट डाले जाने से एक दिन पहले तक, वो अब 80 सीटों में मुजफ्फरनगर को भी जोड़ रहे हैं।
मेरा एक बयान आप बताइए कि जिसमें मैंने कहा हो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मैंने हर बयान में कहा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और करेगी तो करेगी। आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा, पर लेकिन एक बयान नहीं निकाल संगीत सकते सोम आप साहब, इसके अलावा। वोटिंग से एक दिन पहले तक आपने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया जिसमें आपने कहा हो कि संजीव बालियान जीतेंगे। मैं संजीव बालियान का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं संजीव बालियान के लिए काम नहीं करता हूं। आप समझिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, यह हमेशा कहा है मैंने। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम अगर नरेंद्र मोदी के आपके कार्यकर्ता हैं। उम्मीदवार संजीव बालियान हैं तो आप तो उन्हीं के लिए एक सिपाही की तरह काम कर रहे थे ना। क्या आप कर पाए काम ईमानदारी से, या मैं वो जो पूरे टकराव प्रदेश था में काम कर वो रहा हूं, बना मैं रहा? पूरे नहीं, कोई टकराव मेरा किसी से नहीं था। कौन सी संजीव बालियान ने मेरी भैंस खोल रखी है भाई जिस पे मेरा टकराव था? मेरा कोई टकराव नहीं था, मेरा टकराव किसी से नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और देश प्रदेश में 80 सीटें जिताने के लिए काम कर रहे थे। 80 की 80 जीतेंगे हम। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि संगीत सोम ने तो अपना काम कर दिया जो करना था, वोट डल गए अब तो संजीव बालियान की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब ये उनका यू टर्न है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ ठीक है, हम जीतेंगे। अपना काम सोम साहब कर चुके हैं। क्या काम कर चुके हैं मेरी समझ? मैं अपना काम कर चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी जिता चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा काम एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। वो जीतेगी, आप निश्चित समझिए। पर संजीव बालियान साहब से इतनी टकराहट की वजह क्या थी? ईगो या कुछ और? कोई मेरी किसी से टकराव नहीं है। मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं होता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं। हाल ही में क्षत्रिय समाज को लेकर बीजेपी के नेताओं के कुछ विवादास्पद बयान रहे जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी रही, खासकर गुजरात में। क्या आपको लगता है कि इससे बचा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी ने इस तरीके का बयान दिया है तो वो मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्षत्रिय समाज के खिलाफ नहीं, किसी समाज के खिलाफ बयान नहीं दिया जाना चाहिए। क्षत्रिय समाज, मैंने जैसा अभी आपको बताया, क्षत्रिय समाज देश का एक बड़ा समाज है, एक बड़ा समाज है और इस समाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आज भी देश के लिए ये बलिदान अपना देता है और मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरीके का बयान क्षत्रिय समाज के लिए अगर दिया है तो नहीं देना चाहिए। आपको लगता है यूपी में थोड़ी हिस्सेदारी और बढ़ सकती थी क्षत्रिय समाज की? खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनरल वीके सिंह साहब का टिकट कट गया, क्षत्रिय समाज में नाराजगी थी, नुमाइंदगी जो बढ़नी चाहिए थी वो थोड़ी कम हो गई, आपको ऐसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं घटी होगी। अगर घटी होगी तो आगे बढ़ जाएगी। आप निश्चित रहिए, इसमें कहां उधेड़ बुन में लग गए हम। इस टाइम केवल एक ही हमारा एजेंडा है, देश को विकसित देश बनाना, अखंड भारत बनाना। और जो हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, जो हमारे मुझे कहना चाहिए कि राजपूत का एक ही सोच और विचार है कि अपने देश को विकसित देश कैसे बनाया जाए, हम उसी पर काम कर